part 3 of Indian Constitution, which is fundamental rights. आपको सवाल कभी भी आर्टिकल ये नहीं पूछा जाएगा कि 12, 13, 14, 15 क्या कहता है. क्वेश्चन विल बी इन बिटवीन. 15(4) क्या बोलता है, 16(3) क्या बोलता है, इस तरह सवाल पूछे जाएंगे आपसे. फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं. आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक देश भारत के मौलिक अधिकारों का जिक्र है भारत देश के संविधान में. और ये बात मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि नीदर एचएस नॉर यूपीएससी दोनों एग्जाम के अंदर 12 क्या कहता है, 13 क्या कहता है, 14 कहता क्या है, ये सब जानेंगे. एचएस की तैयारी करके जो गया होगा उस सबको ये पता होगा कि 12 कहता क्या है. मोटा मोटा 13 पता होगा, 15, 16. लेकिन इनके क्लॉज जो है ना, जैसे मान लो 12 सिंपल एक ही है, ये देखेंगे यहाँ पे आपकी 12 का क्लॉज नहीं है, लेकिन आर्टिकल 13 के 4 क्लॉज हैं. उन चारों क्लॉज पे कहीं भी सवाल पूछा जा सकता है. नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 किसके बारे में कहता है. 4 ऑप्शन दिए होंगे, उस पर क्लिक करना है आपको. इसका अर्थ ये हुआ कि देश भारत का जो पार्ट 3 है, एक पहले बात मेंशन कर दूं आपको मैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर संवैधानिक सभा, जिसने पूरे देश के संविधान को बनाया है, लगातार 38 दिन की मीटिंग के डिस्कशन के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि ये मौलिक अधिकार होंगे 12 से 35. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के 38 दिन की मेहनत है मौलिक अधिकार जो आपके पास दिए गए. अगेन एंड अगेन मीटिंग लगातार, फर्स्ट डे सेकेंड डे डिस्कशंस हुए थे कौन से अधिकार मिलने चाहिए, कौन नहीं मिलने चाहिए. लगातार 38 दिन मीटिंग होती है संवैधानिक सभा में, और उसके बाद हमारे पास 12 से लेके 35 तक के मौलिक अधिकार निकल के आते हैं. पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक. सबसे पहले आर्टिकल 12 का जिक्र, अनुच्छेद 12 क्या है. तो देश भारत में जिस समय संवैधानिक सभा के अंदर ये डिस्कशन हो रही थी, सिर्फ आप 12 लिखें, उसके बाद लिखवाने की जिम्मेवारी मेरी है. लिखवाना इज इजी, अंडरस्टैंड इज डिफिकल्ट. लिखवाना तो आप गूगल पे सर्च करेंगे 12 बोलता क्या है, पर वो समझा नहीं पाएगा अच्छे से. आर्टिकल 12 देश भारत का पहला फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन इंक्लूड रखा गया उसको मौलिक अधिकार के अंदर. जैसे डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है, तो ये कैसा मौलिक अधिकार. मौलिक अधिकार माने जो ह्यूमन बीइंग के लिए होगा, लेकिन 12 और 13 नहीं है. रियलिटी में मौलिक अधिकार शुरू होते हैं अनुच्छेद 14 से, 14 से 18, फिर 19 से 22, फिर 22 से 25 ऐसे चलते हैं. अनुच्छेद 12 देश भारत में डेफिनेशन देता है व्हाट इज स्टेट. स्टेट यहां पे राज्य की बात नहीं कर रहा है, ये स्टेट यहां बात कर रहे हैं देश की, कंट्री की. तो आपसे पूछा जाए नॉर्मली व्हाट इज आर्टिकल 12, द आंसर इज अनुच्छेद 12 डेफिनेशन देता है कि स्टेट चीज क्या है, माने स्टेट होती क्या है. तो सुनिए गौर से. भारत देश के अंदर 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. 1 इज सेंट्रल गवर्नमेंट, माने केंद्र सरकार, 1 इज स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, 1 इज लोकल गवर्नमेंट, जो प्रधान, वार्ड मेंबर, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी है. इसने अंग्रेजी में लिखा है, पहले पढ़ ले फिर हिंदी में आते हैं हम. मैंने ये बात मेंशन कर दी है कि आर्टिकल 12 टेल्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, कि देश चीज क्या है. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत क्या चीज है. इन दिस पार्ट, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट, इन वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, माने देश क्या है या राज्य क्या है, इसके बारे में कहना चाह रहा है. It includes the government of parliament. पार्लियामेंट माने केंद्र, पार्लियामेंट तो केंद्र सरकार की होती है. दूसरा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेशन ऑफ ईच स्टेट्स. अब इसने स्टेट्स कहा हुआ है, इसने स्टेट्स कहा हुआ है. यहां पे मक्खी बैठेंगे, यहीं पे हैंग हो गया. स्टेट्स ने मेंशन किया यहाँ पे, स्टेट्स रिप्रेजेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेशन यूटी की हो, चाहे राज्य की. जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर वो राज्य नहीं है, लेकिन वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है. दिल्ली राज्य नहीं है, लेकिन वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है.
एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी। माने जितने भी लेजिस्लेशन केंद्र सरकार में, उसके बाद राज्य सरकार में, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों के तीनों को जब मर्ज हम करते हैं तो उसके मिलने से बनता है स्टेट। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12। देख लीजिए कहीं पे अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 या अनुच्छेद 12 ये कहता है या डेफिनेशन देता है, ये कहता है या डेफिनेशन देता है दैट स्टेट मीन्स, माने देश मीन्स, देता है डेफिनेशन देता है कि देश मीन्स, आगे लिखेंगे संसद कॉमा राज्य सरकार, संसद कॉमा राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन, और लोकल गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन। हिंदी वालों के लिए अंग्रेजी इज स्टेट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। फिर से रिपीट कर दूं मैं, अनुच्छेद 12 स्टेट की डेफिनेशन देता है जहां यह कहा जाता है कि देश का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और साथ में लोकल अथॉरिटीज। इन तीनों के मिलने से ही डेफिनेशन बनती है किसकी? राज्य की। दूसरी कहानी खत्म हुआ, ये 12 खत्म हुआ। देखिए एक एक आर्टिकल सोना है, पहले कह दूं आप लोगों को मैं, अगर प्रीलिम्स में नहीं आया तो मेंस में, वहां ना आया तो इंटरव्यू, माने आपका पीछा ताउम्र नहीं छोड़ेगा। जब तक आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तब तक मौलिक अधिकारों में सवाल पूछे जाएंगे। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करना बच्चे को एग्जामिनर के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा मौलिक अधिकारों पे ही होता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस है मौलिक अधिकार की। 12 डिस्कस किया मैंने, नाउ आर्टिकल 13 भी है, सुनिए गौर से। मौलिक अधिकार जो है वो देश भारत के आजाद होने के बाद आए, 48 में अनाउंस किया हमने। माने 47 तक तो भारत आजाद हुआ, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई। उसने 3 साल लिए और संविधान बनाया। संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, तो उसके बाद ही चीजें होंगी ना। माने बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो 48 में लागू कर दिए गए कि जीने का अधिकार या ब्ला ब्ला, लेकिन सारे अधिकारों को अनाउंस किया गया आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट 26 नवंबर 1949 को। अब सवाल मेरा आपसे, क्या देश भारत में 1949 से पहले कानून थे? आपके हिसाब से कानून तो होंगे ना, जहां इंसान रहेंगे वहां कानून, जानवर थोड़ी हम लोग, जहां इंसान होंगे वहां कानून होंगे। ऐसे नहीं करना, खून नहीं करना, चोरी नहीं करनी, एजुकेशन के नए लॉज होंगे, ब्ला ब्ला। एजुकेशन पॉलिसी 1930, सुनना गौर से चीज को। एजुकेशन पॉलिसी आई 1930 में, विच इज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस पॉलिसी के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे दी गई कि भाई स्कूल में एडमिशन्स के लिए किसी एक कास्ट के बच्चों को अलाउ नहीं किया गया। माने जो पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसके अंदर प्रोविजंस थे कि ऐसे एडमिशन होगी, ऐसे ये चीजें होंगी, ऐसे, और उसके इसी क्लॉज में ना किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेके एडमिशन्स ना होना मेंशन किया गया था। अब 1930 में भारत देश भारत नहीं था, आजाद नहीं था। दूसरा, भारत देश के पास ये मौलिक अधिकार नहीं था कि जाति के नाम पे उससे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तो आजादी के बाद आया, सुन रहे हैं मेरी बात को? तो माने भारत देश के संविधान से पहले हमारे पास ये मौलिक अधिकार ही नहीं था। तो उस समय उस कास्ट के बच्चे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनका मौलिक अधिकार ही नहीं है वो। माने जाति के आधार पे भेदभाव होने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आज लोग, पहले कहां जाएंगे? नहीं था, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट ही था हमारा। तो भारत देश में कुछ ऐसे लॉज थे जो कब बने थे? संविधान से पहले। सुनना बड़ी गौर से चीजों को, चारों बातें मेंशन करूंगा मैं।
ये कानून जो मैंने आपको बताया, ये क्या भारत देश के संविधान लागू होने से पहले गए? 1930 कहा ना मैंने। हाँ जी, थोड़ा जिंदा रहिए, फिर से मेंशन कर रहा हूं मैं। जो मैंने 1930 का लॉ कहा आपको, क्या ये भारत देश के संविधान के लागू होने से पहले का था? ठीक। तो कुछ कानून ऐसे हैं जो भारत देश के संविधान लागू होने से पहले के हैं, कुछ होंगे जो भारत देश के संविधान लागू होने के बाद होंगे। अनुच्छेद 13 जो है वो मेनली मोटा मोटा कहता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जुडिशियल रिव्यू माने कि देश भारत की संसद को कानून बनाने की पावर है, लेकिन उसको रिव्यू करने की पावर जुडिशरी के पास है। रिव्यू माने वो कानून बना कैसे रहे हैं, वो हित में है लोगों के कि नहीं है, ब्ला ब्ला। अब सुनना गौर से चीजों को, मैं एक ही बात मेंशन करूंगा यहाँ पे, उसके बाद आपके पानी की तरह साफ चीजें हो जाएंगी आपके लिए कि 12, 13, 1, 2, 3, 4 बोल क्या रहा है। ये रहा 1949। एक बात कर रहा हूं मैं 1949 से पहले कानून, एक कर रहा हूं मैं 1949 के बाद। मौलिक अधिकार मेनली शुरू हुए 1949 के बाद। तो क्या 1949 के बाद जो कानून मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे, क्या वो कानून खत्म हो जाएंगे? जी हाँ, होंगे। भारत देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो मौलिक अधिकार के अगेंस्ट बात करेगा। बट व्हाट अबाउट जो कानून इससे पहले बन गए हैं? फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, 1949 में देश भारत में ये लागू हुआ फंडामेंटल राइट, जहां कहा गया कि इसके बाद कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो मौलिक अधिकार के अगेंस्ट बोलेगा। माने आज भारत देश की संसद ये लॉ नहीं बना सकती कि एससी के बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन में नहीं आ सकते। नहीं सोता ना ऐसे, क्योंकि भारत देश में एससी एसटी के मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो ये तो कहानी होगी 1949 के बाद की। व्हाट अबाउट 1949 से पहले? तो 1949 से पहले के भी कानून जो देश भारत में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बोलते थे, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे जैसे ही देश भारत में संविधान लागू हुआ। तो एक बात कर रहा है पहले, दूसरा कर रहा है बाद। अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 कहता है वो कानून खत्म होंगे जो पहले बने थे संविधान से और बात करते थे मौलिक अधिकार के विरुद्ध। 13(2) कहता है कि वो कानून बना ही नहीं सकती संसद जो 1949 के बाद मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तीसरी बात पानी तरह साफ करूंगा मैं, कानून का मतलब क्या है, लॉ का मतलब क्या है। जैसे हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि भाई जो कानून बने होंगे वो नल वॉइड हो जाएंगे। कानून का मतलब क्या? कानून मतलब कि लॉ जो संसद पास करेगी? नहीं, इसने डेफिनेशन दी है नीचे बड़े अच्छे तरीके से। कानून चीज किया है माने अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 13 लिखा क्या हुआ है, इट इज लॉ। कानून क्या चीज है? लिखा हुआ है लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंसेस, माने कोई भी अध्यादेश पारित होगा या कोई भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा ऑर्डर पास होगा। लॉ माने ये मत समझो आप कुछ बन गया कानून आ गया देश भारत में। ऑर्डिनेंस भी क्या है? ऑर्डिनेंस कोई कानून होता है क्या? ऑर्डिनेंस अध्यादेश है, जैसे राष्ट्रपति देता है। अगर सुनना गौर से, भारत देश में संसद के पास सुप्रीम अथॉरिटी है कि वो कानून बना सकती है, लेकिन संसद भी छुट्टी पे जाती है। जैसे आप लोगों को छुट्टी होती है बीच में। संसद के 3 सेशन, 3 सत्र होते हैं। 1 इज बजट, 1 इज मॉनसून एंड 1 इज विंटर। इन 3 सेशन के बीच में रिसेस होती है, इसे कहते हैं छुट्टी होना, 15 दिन की और 20 दिन की। आप लोगों में से किसी ने स्वाति मालीवाल का नाम सुना हो? स्वाति मालीवाल करंट अफेयर्स में नहीं सुना क्या? स्वाति मालीवाल दिल्ली विमेन कमीशन की चेयरमैन है, माने महिला आयोग जो दिल्ली में है उसकी चेयरमैन है। दिल्ली में कोई रेप केस होगा, कोई मर्डर केस होगा, लड़कियों को छेड़ा जाएगा, तो स्वाति मालीवाल अनशन पे बैठ जाती है कि फांसी दो उसको। 9 साल की बच्ची का गैंगरेप हुआ था दिल्ली में, और जब गैंगरेप हुआ उस समय पे स्वाति मालीवाल, उस समय से 2018 से स्वाति मालीवाल जो है वो दिल्ली विमेन कमीशन की चेयरमैन है, दिल्ली महिला आयोग की, सिर्फ दिल्ली की। अब दिल्ली में गैंगरेप हुआ 9 साल की बच्चे का, स्वाति मालीवाल ने जो है
अनशन रखा था 9 दिन का। अनशन क्यों? कि शी वॉज डिमांडिंग अ टफ लॉ, कि ऐसा कानून होना चाहिए जो छोटी बच्चियों के साथ रेप केस करे तो उसको उम्र कैद और फांसी से कम कुछ नहीं मिलना चाहिए, इस तरह का कानून बनाना चाहिए कोई। स्वाति मालीवाल 9 दिन अनशन पे रही। 10वें दिन, क्योंकि संसद छुट्टी पे थी उस समय, संसद वहां नहीं, दिल्ली में नहीं थी, छुट्टी पे थी। छुट्टी माने कोई वहां नहीं है, सारे बिखरे पड़े, कोई घर गया हुआ है, कोई घूमने गया हुआ गोवा। अब कहानी ये हुई कि स्वाति मालीवाल एक बड़ी पर्सनैलिटी है। अब अगर मान लो मैं अनशन पे बैठ जाऊं तो मैं मर भी जाऊंगा, मैं समझ रहे हैं। अगर मैं सरकार को प्रेशराइज करना चाहूं, प्रेशर ग्रुप कहते हैं इसको, अगर पढ़ेंगे आप यूएस के अंदर, अगर मैं प्रेशर बनाना चाहूं, मैं कैसे बनाऊंगा जी प्रेशर, बताओ। मान लो कि मेरे साथ अन्याय हुआ, या मान लो ये जो तिहाड़ में लोग बच्चा मरा एक, उसका फादर अनशन पे बैठ जाए, तो फादर मर जाएगा अनशन पे बैठा बैठा, सरकार कुछ नहीं करेगी। इसलिए कि सरकार प्रेशर में तब आती है जब प्रेशर ग्रुप्स आते हैं, हजारों लोग इकट्ठे आ जाएं उसके पीछे। अब गरीब के पीछे कौन आएगा? मेरे पीछे कौन खड़ा हुआ कि भाई नहीं इसका साथ देंगे? कोई नहीं आएगा। तो स्वाति मालीवाल के पीछे पूरी दिल्ली की औरतें खड़ी हो जाती हैं न्याय लेने के लिए। स्वाति मालीवाल एक बड़ी पर्सनैलिटी है। स्वाति मालीवाल को 9 दिन हुए अनशन पे बैठे हुए, तो स्वाति मालीवाल बेहोश हो गई और ऐसा लगा कि शायद ये मर भी सकती है। प्रेशर बना सरकार के ऊपर, इतना माने सारी गर्ल्स स्कूल जो थे दिल्ली के, उन्होंने रैलियां करना शुरू कर दी। विमेन काम करना छोड़ दिया, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर, कंपनीज के अंदर, और सड़कों पे आ गई। गवर्नमेंट प्रेशराइज हुई और राष्ट्रपति ने, संसद छुट्टी पे, सुनना गौर से, संसद छुट्टी पे है, राष्ट्रपति ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कैबिनेट मिनिस्टर बुलाए। कैबिनेट माने जो मेन औहदेदार है, 12 लोग जो होते हैं, मेन बंदे जो होते हैं, इन 12 लोगों को बुलाया राष्ट्रपति ने। नरेंद्र मोदी उसके अंदर थे। सारों ने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद इस नतीजे पे आए कि 12 साल से कम बेटी के साथ अगर रेप केस हुआ तो उम्र कैद या फांसी होगी। ये कानून किसने बनाया? राष्ट्रपति ने। संसद छुट्टी पे है, राष्ट्रपति ने बनाया। इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 1, 2, 3 राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि वो जब चाहे ऑर्डिनेंस ला सकता है। एक सवाल और मेरे आपसे, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां होती हैं, बजट के बाद छुट्टियां हो जाएंगी थोड़े दिन के लिए। मान लो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा छुट्टी पे है और पीछे 7 साल की बच्ची से गैंगरेप हो जाए, पूरा हिमाचल उठ जाए कि भाई हमें फांसी चीज को लेके, तो उस समय कानून बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा? गवर्नर। समझ रहे? गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करेगा, मीटिंग बुलाएगा और टेम्पररी लॉ बनाएगा। अब सवाल मेरा, लॉ बनाया किसने? राष्ट्रपति ने और गवर्नर ने। पर लॉ नहीं है, ये ऑर्डिनेंस है। लॉ बनाने की पावर तो संसद के पास है। समझ गए? अब सवाल ये है कि संसद छुट्टी पे है, राष्ट्रपति ने लॉ बना दिया, पर ये लॉ टेम्परेरी है, जस्ट टू हैंडल द इमरजेंसी सिचुएशंस, कि भाई पब्लिक पागल ना हो जाए, पब्लिक को एक नोटिस दे दो कि जी लॉ बन गया, तुम चिंता मत करो। लेकिन आखिरी अथॉरिटी वो संसद के पास है। संसद वापस आएगी, आगे राजे, संसद वापस आएगी 6 हफ्तों में। ऑर्डिनेंसेस जो राष्ट्रपति ने पास किए होंगे उन पे चर्चा करेगी और उनको हाँ या ना में कन्वर्ट करेगी। माने राष्ट्रपति ने जो ऑर्डिनेंस पास किया, उस राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस को लाया जाएगा संसद में, जब संसद वापस आ जाएगी और डिस्कशन की जाएगी। तो ये जो 12 साल की उम्र कैद फांसी वाली कहानी थी, इसको जो हमारे देश की संसद है उसने पास किया था। और आज भारत देश में 12 साल से कम बच्ची से रेप केस हो तो उम्र कैद या फांसी होती है। ये लॉ है भारत देश के अंदर। तो ये ऑर्डिनेंस तो लॉ नहीं है, ये तो ऑर्डर है। ऑर्डिनेंस माने ऑर्डर, कि मैंने ऑर्डर दे दिया, टेम्परेरी है पर ऑर्डर है। आगे की लिखा हुआ है बाय लॉ, रैंडम ऐसे बाय लॉ नहीं है, बाय लॉ कोई चीज करना। रूल, कोई भी रेगुलेशंस, कोई भी नोटिफिकेशंस, कोई भी कस्टम, ये सारी चीजें अनुच्छेद 13 के क्लॉज 3 के ए के तहत कानून माना जाता है। आर्टिकल 13 माने रियलिटी में लॉ की डेफिनेशन अलग है, पर 13 के इस क्लॉज 3 में डेफिनेशन ये है। तो सवाल पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 में लॉ की डेफिनेशन क्या है? ऑप्शंस मिलेंगे ये सारे। तो रियलिटी में ये सारे कानून ही माने जाते हैं। ऑर्डिनेंस भी, ऑर्डर भी, रेगुलेशंस भी, रूल भी और नोटिफिकेशंस भी। अब लास्ट हुआ 13 3 हो गए। पहला क्या बोला मैंने? अनुच्छेद 13 क्लॉज ए,
1949 से पहले के कानून जो कहते होंगे अनुच्छेद इन मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट, वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। 1949 के बाद संसद के पास वैसे ही पावर नहीं है कि वो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट लॉ बनाए। अब ये लॉ जब कह रहे हैं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ? तो आंसर है सारी रेगुलेशन, सारे ऑर्डर, सारे ऑर्डिनेंसेस, सारे रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ये सारे कानून का हिस्सा है अनुच्छेद 13(3) में। अब जब 13(4) की बात आती है तो इससे खूबसूरत कुछ नहीं है। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to any amendment of the constitution। माने ये जो सारी बातें हमने ऊपर की ना, जुडिशियल रिव्यू की जो बात है वो देश भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे लागू नहीं होती है। देखो एक बात को अंडरस्टैंड करो, ये 13(4) है ना, अनुच्छेद 13(4), ये पहले 13 था, 13(1) हुआ। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? ऐड होना चीजें। पहले 13 क्लॉज ए था, फिर 13 क्लॉज 2 बना, फिर 13 क्लॉज 3 बना, अब बन गया 4। सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे जजमेंट देती जाएगी, संविधान में अमेंडमेंट होता जाएगा और नई चीजें जुड़ती जाएंगी। इसे ही कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अनुच्छेद 13(4) ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संशोधन किए जाएंगे वो इस कानून का हिस्सा नहीं, माने सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं देगी अगर संशोधन हो गया तो। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है तो उसको ओवरकम कौन कर सकता है? पार्लियामेंट, बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं? यहां पे एक बड़ी पावर क्या आती है कि जुडिशरी बड़ी है कि संसद। तो यहां हमें अल्टीमेट पावर का पता चला कि जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन संसद उससे भी ज्यादा नखरे दिखाती है। माने संसद अपनी पावर से जुडिशियल रिव्यू के पावर को ओवरकम कर दे रही है। अमेंडमेंट किया और ये कह डाला कि सुप्रीम कोर्ट की ये पावर ही नहीं है कि वो संशोधन में जुडिशियल रिव्यू करे। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए लीजिएगा अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, और आप साइड में लिखें पहले जुडिशियल रिव्यू। अनुच्छेद 13 कहता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। अनुच्छेद 13 कहता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। रिव्यू तो जानते हैं ना आप लोग जी, आजकल तो क्रिकेट में आ गया है रिव्यू करना। रिव्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है आप बखूबी जानते हैं। अच्छा, अगर इतना नोटिस कर लो कि रिव्यू, हाउ मच द रिव्यू इंपॉर्टेंट इज। अगर भारत देश के जो क्रिकेट मैचेस हैं वहाँ रिव्यू, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि अगर सचिन तेंदुलकर के समय पे रिव्यू सिस्टम होता तो सचिन की टोटल सेंचुरीज 150 होती। सचिन को 90 से 100 के बीच में करीबन 50 बार गलत आउट दिया गया हुआ है। 93 पे थे, 94 पे थे। रिव्यू सिस्टम होता, रिव्यू लिया जाता कि चेक करो जी, थर्ड अंपायर चेक करता। और तो कितना लॉस हमें हुआ कि जब किसी ने डिसीजन दिया तो उस पर क्वेश्चन ही नहीं किया गया कि भाई ये ठीक है, गलत है कि नहीं है। तो रिव्यू करना एज इंपॉर्टेंट कि उसमें रियलिटी पता चलती है कि वो ठीक है कि नहीं है। अब नाम क्या रखा है इसका? जुडिशियल रिव्यू। माने जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो कानूनों को रिव्यू करेगी। लीजिएगा क्लॉज 1, अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 1949 से पहले 1949 से पहले के कानून की बात करता है। 1949 से पहले की बात करता है कि वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, माने खत्म हो जाएंगे अगर वो मौलिक अधिकार के अगेंस्ट है। 1949 से पहले के कानून नल एंड वॉइड, खत्म हो जाएंगे, नल एंड वॉइड या खत्म हो जाएंगे अगर वो किसके अगेंस्ट बोलेंगे? फंडामेंटल राइट्स बोलते होंगे तो। और मैंने बड़ा बखूबी ये मेंशन कर दिया कि गवर्नमेंट पॉलिसी या एजुकेशन पॉलिसी 1930 यही कहती थी किसी कास्ट को लेके, और वो कास्ट वाला कानून खत्म होगा। ऐसा ही जी, चलें आगे। दूसरा क्लॉज 2, 1949 के बाद के कानून या संविधान लागू होने के बाद के कानून जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध कहेंगे खत्म होंगे।
1949 के बाद के वो कानून, वो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट बोलते होंगे, वो उनको नल एंड वॉइड किया जाएगा, उनको ख़त्म किया जाएगा, उनको क्लोज किया जाएगा। और तीसरा बड़ा आसान सा, तीसरा लॉ की डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन ऑफ लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कानून की परिभाषा देता है अनुच्छेद 13 क्लॉज 3, अनुच्छेद 13 क्लॉज 3, अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 पावर देता है, सॉरी डेफिनेशन देता है लॉ की। व्हाट इज लॉ? अगर अध्यादेश, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम, ये सारे के सारे अनुच्छेद 13(3) के तहत डेफिनेशन है लॉ की। अनुच्छेद 13(3) डेफिनेशन ऑफ लॉ देती है। अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 गिव्स द डेफिनेशन ऑफ लॉ। इसमें कहा जाता है कि लॉ माने ऑर्डिनेंसेस, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, ये सारे कानून का हिस्सा है। अमेंडमेंट है क्या? अमेंडमेंट नहीं है, दैट इज 13(4). तो अमेंडमेंट जो है वो इसका हिस्सा नहीं है मोटे मोटे तौर पे। चौथा, क्लॉज 4, अनुच्छेद 13 क्लॉज 4। अगर कहीं आपने स्किप किया, नहीं लिख पाया तो मुझे बोलें ताकि मैं रुक जाऊं वहां पे। अनुच्छेद 13 क्लॉज 4, 13 क्लॉज 4 की संशोधन आर्टिकल 13 के तहत नहीं, आर्टिकल 13 के तहत नल एंड वॉइड की पावर नहीं देता है अमेंडमेंट को। अनुच्छेद 13 को ये पावर नहीं है कि वो संशोधन के द्वारा बनाए गए कानूनों को खत्म कर सकें। संशोधन के द्वारा बनाए गए कानूनों को खत्म करने की पावर अनुच्छेद 13 के पास नहीं है। वैसे तो है जुडिशियल रिव्यू के पास। अरे सवाल मेरा आप लोगों से, आप ना किसी भी चीज़ को यूनिवर्सल मत मान बैठिएगा कि मैंने ये बोल दिया कि भाई संशोधन को नहीं कर सकते तो आप मान बैठेंगे कि नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 नहीं है, ये अंडरस्टैंड करना। माने सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने की पावर संशोधन में अनुच्छेद 13 में नहीं दी गई है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। 103वां संशोधन हुआ है भारत देश में। संशोधन, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स आर टोटली देयर इन इंडिया? 105। 105 संशोधन हो चुके हैं भारत देश के संविधान में और होते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे। 105 संशोधन हुए हैं। 103वां संशोधन हुआ था EWS के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% की रिजर्वेशन थी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% की रिजर्वेशन है। ये भारत देश का 103वां संशोधन है, 103rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ही है 103वां संशोधन। अब सवाल ये है जो कि भारत देश में SC को जो रिजर्वेशन है वो है 15%, अप्रॉक्सीमेटली ना, कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है। भारत देश में ST को रिजर्वेशन जो है वो 7.5% के आसपास है। जो OBC को रिजर्वेशन है वो 27% है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो है वो 10% है। ठीक है सर। तो भारत देश में टोटल रिजर्वेशन जो है वो टोटल करेंगे यहाँ पे आप तो 7, 5, 12 और 5, 17, और सॉरी 7.5 है, 59.5। $59.5, 59.5। इंदिरा साहनी केस ये कहता है कि इंदिरा साहनी वो सुप्रीम कोर्ट लॉयर। शी सेड कि सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी कि भारत देश में रिजर्वेशन जो है वो 50% क्रॉस नहीं करनी चाहिए। माने ऐसा ना हो कि 100 सीटें आई हैं और उसमें से 60 रिजर्व हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट रिजर्वेशन शुड बी 50%। अगर 100 सीटें सरकार ने निकाली हैं तो रिजर्वेशन 50 ही सीटें होनी चाहिए, रिमेनिंग 50 जो है वो अंडर रिजर्व रहनी चाहिए, माने उसमें जनरल कैटेगरी फाइट करेगी।
लेकिन सवाल यहाँ हो गया रिजर्वेशन 59.5। एक बात पहले मेंशन कर दूँ आपको मैं, SC को 15% है, ST को 7.5, इन दोनों को रिजर्वेशन मिलती है पॉपुलेशन के आधार पे। देयर इज नो क्रीमी लेयर फॉर SC ST, विच मीन्स मैं SC हूँ और मेरे खाते में 5 अरब रुपए हैं, तब भी रिजर्वेशन मिलेगी मुझे, क्योंकि मैं क्रीमी लेयर में नहीं आता हूँ। क्रीमी लेयर मतलब ये कि देयर इज नो लाइन दैट इज सेट फॉर SC ST, माने यू कैन हैव रिजर्वेशन ईदर यू आर अ गरीब पर्सन और वेरी रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, आपको मिलेगी। इसलिए कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, वो अफेक्ट नहीं करती है रिजर्वेशन सिस्टम को। ऐसी है ही 15%, तो इनको रिजर्वेशन सरकार ने दे दी है, क्रीमी लेयर ऐड नहीं करी है। पर चूंकि भारत देश में जो OBC है ना, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। OBC करीबन एक समय पे 1980s में 51% थे, आज करीबन माना जा रहा है कि 41% के आसपास OBC है भारत देश में। भारत देश में OBC जनरल से ज़्यादा है, जनरल कैटेगरी के लोग कम हैं भारत देश में और OBC के ज़्यादा हैं। आपको दिखेंगे नहीं, इसलिए नहीं दिखेंगे कि आप जहाँ रहते हैं चंबा में, वहाँ SC ST ज़्यादा है, वहाँ OBC नहीं रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। अब बंदे कितने हैं? 41, फटाफट से मेंशन करना है। SC भारत देश में हैं कितने? तो 15-16% ही हैं और उनको मिलती है रिजर्वेशन। ST कितने हैं? 8% के आसपास ही हैं, उनको रिजर्वेशन मिलती है। लेकिन OBC यहाँ पे 41% है, लेकिन रिजर्वेशन 27 है। इसे कहते हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मतलब ये हुआ कि हर OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, उनके लिए लाइन सेट है। अगर आपकी 10 लाख से इनकम ज़्यादा हुई तो आप कैटेगरी में नहीं आएंगे, आप OBC भी होने चाहिए, साथ में आपकी एक लिमिट इनकम होनी चाहिए। उससे नीचे अगर आप हैं तो आप रिजर्वेशन में आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। इसे कहा जाता है क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर किसके लिए है? OBC। SC ST में क्रीमी लेयर नहीं है। अब सवाल, जब SC ST और OBC को रिजर्वेशन मिल रही थी तो टोटल रिजर्वेशन वाज 49.5%। अब 10 और मिल गई तो हो गई 59.5। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कि देश भारत के 103वें संशोधन ने एक गड़बड़ी कर डाली, एंड दैट इज रिजर्वेशन 50 से ज़्यादा दे डाली। जब ऐसा हुआ तो एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और ये कहा कि भारत देश के अमेंडमेंट संशोधन से एक मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, एंड दैट इज आपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देके बाकी जनरल कैटेगरी के मौलिक अधिकारों का हनन किया, आर्टिकल 16 का, एंड दैट इज स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी जॉब लेने की 50% में से, आपने उसको 40 कर दिया। जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ये वर्डिक्ट दी। अब सुनना गौर से, अभी क्या पढ़ रहे हैं आप लोग कि संशोधन में सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं करता, लेकिन अनुच्छेद 13 से नहीं करता है, वैसे कर सकता है वो। मतलब ये हुआ कि जैसे ही 103वें संशोधन पे चर्चा की सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 10% की इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन किसी भी तरीके से रिजर्वेशन सिस्टम को हनन नहीं करती है, उसको खत्म नहीं करती है, या उस पर कुछ बुरी चीज नहीं इंपैक्ट डालती है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वो तो जनरल कैटेगरी के हैं। तो माने उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो ये रिजर्वेशन को हनन नहीं करती है, और सुप्रीम कोर्ट की इस वर्डिक्ट से रिजर्वेशन कंटिन्यू हो गई। अगर सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच ने इसको गलत ठहरा दिया तो रिजर्वेशन बंद करनी पड़ेगी। पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको फॉलो किया है कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक चल रही जो भी चल रहा है, एंड दैट इज अ रीजन सुप्रीम कोर्ट के ये कहने पे भारत देश में आज रिजर्वेशन 59.5 है, लेकिन सरकार के तहत ये माना जाता है कि इसको 59.5 मत मानो, 49.5 ही मानो। इसको सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है ऐसे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात मान ली है और ऐसा कहा, इसलिए चलती है बातें सारी की सारी। चलिए नेक्स्ट वी हैव, एंड दैट इज आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, समानता, कानून से पहले समानता, सब बराबर। इक्वालिटी बिफोर लॉ हिंदी मतलब क्या हुआ कि कानून से पहले सब बराबर। कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर बनेगा। भारत देश की टेरिटरी में सबको कानून
इक्वल तरीके से इम्पैक्ट करेगा, जेंडर वाइज नहीं जाएगा। लड़कियों के लिए अलग कानून, लड़कों के लिए अलग, एससी के लिए अलग कानून, एसटी के लिए अलग। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ कह रहा है, लेकिन इक्वलिटी देने के लिए भारत में अपलिफ्टमेंट के लिए कई लॉज और हैं। क्या एससी एसटी को अपलिफ्ट करने के लिए भारत देश में नेशनल कमीशन नहीं बनाए हुए हैं? नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी, हाँ जी, ह्यूमन राइट्स। तो भारत देश में कई ऐसे कमीशंस हैं जो इक्वलिटी देने के लिए, अब देखिए आप ये अंडरस्टैंड करें मेरी बात को, कि सिर्फ भारत देश में ऐसा नहीं है, दुनिया के हर कोने में कोई ऐसी क्लास होती है जो डिटेरियोरेट होती है, कम होती है, छोटी रह जाती है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए सरकार पॉलिसी बनाती है। सिर्फ भारत में ऐसा नहीं है कि आप कहें जी औरतों को अपलिफ्ट करने के रिजर्वेशन दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। दुनिया के हर कोने में ऐसा होता है, बस हमारे यहाँ थोड़ा रिजर्वेशन जो है वो गलत तरीके से इम्पैक्ट डालता है और वहाँ ठीक रहता है। लिखा हुआ है द स्टेट शेल नॉट डेने टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत देश के टेरिटरी में कानून जो है वो इक्वल तरीके से काम करेगा, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। देयर इज नो पर्टिकुलर थॉट। चलें आगे। इक्वालिटी भी फॉलो, कानून जब भी बनेगा तो सबके लिए समान होगा, बराबर होगा। आर्टिकल 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की मूवी आई थी अभी हाल ही में, मूवी का नाम ही आर्टिकल 15 है। अनुच्छेद 15 जहाँ पे एसपी बने हुए, आईपीएस ऑफिसर बने हैं वो, और उत्तर प्रदेश में लड़कियों के साथ गैंगरेप होते हैं, लड़कियों को मार के पेड़ पे लटकाए जाते हैं, ऐसा दिखाया गया वहाँ पे। और एक एसपी को उत्तर प्रदेश, झारखंड, यूपी ऐसे इलाकों में जॉब करना कितना मुश्किल है ये दिखाया गया उसके अंदर, कि इट इज़ वेरी इजी टू से कि वो एसपी है बट डिफ़िकल्ट टू मैनेज। हिमाचल प्रदेश तो बड़ा शांति प्रिय इसे कहते हैं माहौल बनाता है। माने अभी हाल ही में जो डेथ हुई तो कुछ हिंदूवादी लोग आए थे, चमेरा डैम के पास रोके गए थे, एसपी गए थे वहाँ पे। माने एक किसी हिंदूवादी किसी इंसान ने, पता नहीं कौन सी पार्टी का क्या था इंसान वो, उस इंसान ने जो है वो अनाउंस किया था कि हम धारा 144 को तोड़ेंगे, आके सिलोनी में जो लगी हुई है उसको तोड़ेंगे। तो तोड़ना ही चाहता है तो पहले बोल क्यों रहा, तो तोड़ दे आके। इसने पहले अनाउंस किया कि मैं तोड़ूंगा, इसने तोड़ूंगा बोला, वहाँ एसपी ने पुलिस भेज डाली वहाँ पे। चमेरा में पुलिस खड़ी हुई है ना, अपोजिशन वाले आए। अब सुनना मेरी बात को गौर से, अपोजिशन वाले लोग आए थे, दैट इज हमारे चीफ मिनिस्टर, नाम है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर आए, उनको रोका गया। ये बंदा आया, इनको रोका गया। सवाल मेरा, अगर इनको रोका गया तो पुलिस को कौन अधिकार दे रहा है किसी इंसान के मौलिक अधिकार को? क्या मेरा मौलिक अधिकार नहीं है कि मैं कहीं भी घूमूं? हाँ जी, क्या मेरा मौलिक अधिकार नहीं है? क्या मेरा मौलिक अधिकार कहाँ लगी थी? धारा 144 सेक्शन 144 सलूनी। मैं सलूनी में था? नहीं, मैं तो चमेरा में हूँ। मैं चमेरा से बंगाल आना चाहता था, मेरी मर्जी। मैं भाली माता मंदिर जाना चाहता था, मेरी मर्जी थी, नहीं जाने दिया मेरे को। तो आप अगर ये कहें कि मेरा मौलिक अधिकार है तो मैं साढ़ रख थोड़ा घूमूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका मौलिक अधिकार है, उसकी लिमिट है। अगर आपके कहीं जाने से किसी पर्टिकुलर एरिया की शांति भंग होती है तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी बिना किसी कानून को किए हुए। आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 22, जो कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। आपने कुछ किया नहीं है, उसके बावजूद गिरफ्तारी होगी आपकी, अगर आपके किसी स्थान पे होने से पब्लिक को हानि होगी तो। अब ये आर्टिकल 15 है जहां कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ, चाहे धर्म है, चाहे कलर है, चाहे कास्ट है, चाहे सेक्स बिलीफ सिस्टम है, चाहे प्लेस है, प्लेस ऑफ बर्थ है, इन सारे प्लेसेस को लेके, इन सारी चीजों को लेके भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15(1) नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भेदभाव नहीं होगा। अब सिर्फ
पढ़े ना, यहाँ लिखा हुआ है दिस इज, ये आप लिखना चाहते हो, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी सेम कहानी लेकिन ये भी वहाँ पे सेम ही है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। प्रोहिबिशन, हाँ बिल्कुल प्रोहिबिशन है, डेफिनेशन ही है प्रोहिबिशन, पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटर्न चीज़ें का जिक्र नहीं है यहाँ पे। माने शब्द जो है क्या इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो प्रोहिबिशन का मेनली यूज़ यहाँ पे है नहीं वैसे संविधान के अंदर, लेकिन इस पे सवाल भी नहीं बनता। प्रोहिबिट करना, फॉरबिड करना सेम चीज़ें होती हैं, तो कोई इसमें इशू नहीं कि प्रोहिबिशन का। कई ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं है, लेकिन वो प्रोहिबिशन इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज़ बजट, बजट नहीं है। तो अगर हम कहते हैं कि बजट शब्द क्या देश भारत के संविधान में है, तो आंसर है कि संविधान के अंदर जिक्र इसका नहीं है। पर प्रोहिबिशन तो चलता है, प्रोहिबिशन का इशू नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, रेस इज कलर, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब मैंने ये बात मेंशन की थी कि अनुच्छेद 15 सिर्फ पढ़ो मत, इस पे ये एनालाइज करो कि इन ये जो बातें कही गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, on the basis of race, on the basis of caste and their sex, what you personally believe कि इन सारे भेदभावों में से भारत देश में सबसे बड़ा भेदभाव कौन है? माने धर्म के आधार पे कि आप सबको इक्वल मानते हैं, आप सबको इक्वल मानते हैं कि, क्योंकि डिस्क्रिप्शन है ना बाद में, भारत देश में अधिकार कहता कुछ और है, उसके डिस्क्रिप्शंस आगे कुछ और हैं। एक धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, दूसरा रेस कलर के आधार पे, तो काला है तो गोरा है फलाना फलाना, कास्ट के आधार पे कि बोले तो चमार है तो फलाना है डूमना है, सेक्स के आधार पे कि तो लड़की है जी कर लेगी है, प्लेस ऑफ बर्थ कि यहाँ के लोग होते ही ऐसे हैं। हमारे यहाँ पे गाँव है मेरे तरफ को, उस गाँव का लोग नाम नहीं लेते हैं, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। अब तो हमने शुरू कर दिया, अब हम थोड़ी अकल आई तो हम बोलना शुरू कर दिए। मेरे ग्रैंड मदर से लेके मेरी मदर, इस पूरी जनरेशन ने 25 साल जो है गांव का नाम नहीं लिया है। कहते क्या थे? बुरा गांव। आप पहुंचा ही देता हूँ आपको रहने वाले, आप कोटी पुल गए हुए? कोटी पुल से ऊपर छुद्रा ग्राम पड़ता है एक, उसे बुरा ग्राम कहते हैं हमारी तरफ। तो वहाँ जाने ऊपर क्यों कहते हैं? लोग भी अच्छे लगे वहाँ के, मुझे बुरा क्यों बोल रहे हैं पता नहीं, तो बुरा ग्राम कहते हैं उसको। तो मेरी दादी जब भी कहीं जाते थे तो आई सेड कहाँ गए थे? बुरा ग्राम गई थी। ये क्या चल रहा है? दूसरा, शायद आप रहने वाले हो तो बुरा ना माने, चुआड़ी को भी ऐसा ही बोलते हैं। चुआड़ी को बोलते हैं ना, चुआड़ी। ये चुआड़ी के लोग माने पूर्वज बोलते हैं, और अब मैं तो क्या प्रैक्टिकलिटी में बोलूं, लेकिन कहा जाता है कि चुआड़ी के लोग जो हैं इस तरह के होते हैं। मुझे तो नहीं दिखे इस तरह के, या एक्सपीरियंस मेरा तो नहीं रहा। शायद आपके माइंड में डाल दिया जाए ना तो आप उस तरह के चल पड़ते हैं, पर आपके माइंड में कुछ भी ना हो तो आप रिलैक्सेशन मोड पे एक्सेप्ट करते हैं हर चीज़ को। अब मान लो मुझे कोई समझा रहा है यहाँ की चुआड़ी में लोग ऐसे हैं, तो मैं तो रास्ते में सोचता जाऊँगा ना कि जी ऐसे होते हैं। फिर किसी इंसान ने मेरे से बदतमीज़ी से बात की तो देखो हाँ एग्जाम्पल आ गया, जबकि बदतमीज पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, ऐसा ही है। तो अब ये प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है इसको जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंस है इसकी। माने सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिलीजन है, कि आपने ये कह दिया कि भाई तू जो है ये मुसलमान ऐसे होते हैं, तो ये सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। माने रिलीजन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है लोगों की जान में। माने वो इंसान जो है अपना काम तक छोड़ देंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें छोड़ देंगे, लेकिन धर्म को पकड़े रखेंगे। एक बात सिंपल कह दूं आपको मैं, आप ये पाएंगे कि जो इंसान जितना रिलीजियस है ना, जितना रिलीजियस है उतना बड़ा ढोंगी मिलेगा आपको। रिलीजियस माने आपकी मदर रिलीजियस है या आपके फादर रिलीजियस है, तो आपकी मदर जो है धूप डालते हैं या कुछ करते हैं तो वो एक दरवाज़ा बंद करके अंदर डालते हैं। पर एक इंसान ऐसा जो माने टिका भाषण दे रहा बाहर जाके, ये फलाना फलाना फलाना, एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को मैं। आई वॉज इन गोवा, ट्रेनिंग पे था मैं, ताज फूड अगवाड़ा नाम का वहाँ पे होटल है नॉर्थ गोवा में। तो वहाँ पे इंडियन ऑयल कंपनी की जो है मीटिंग थी, इंडियन ऑयल कंपनी की। और जिस समय रिसेप्शन पे लोग आते हैं तो हाउस कीपिंग के पास और फ्रंट ऑफिस के पास जो लिस्ट आती है, कौन हिंदू कौन मुस्लिम, कितनी एज, कहाँ का रहने वाला, फलाना फलाना फलाना।
मेरे 6 महीने के उस होटल के एक्सपीरियंसेस में कभी बीफ नहीं बनी थी, गाय का मांस नहीं बना था। साउथ गोवा में लोग खाते हैं सुअर का मांस या कोई और एनिमल का मांस, लेकिन गाय का या बीफ बछड़ा से कहते हैं उसका मांस कभी नहीं बना मेरे 6 महीने में। लेकिन उस दिन बना जिस दिन इंडियन ऑयल कंपनी आई। और इंडियन ऑयल कंपनी के अंदर अगर 100 लोग थे तो उसमें 90% लोग हिंदू थे। 90%। नॉर्थ गोवा में हिंदू लोग रहते हैं, जो सारे क्रिश्चियंस जो ज़्यादा लोग हैं वो साउथ गोवा के हैं। तो 90 लोग कम से कम मैं कहता हूँ कि उसके अंदर होंगे। अब यही इंसान जो रात को इसने बीफ खाया है, मैं गारंटी देता हूँ यही इंसान रात को पोस्ट करेगा अगेंस्ट बीफ खाने वालों के। ये जो खा रहे हैं, कोई डकार ले रहा होगा खाते खाते और फिर स्टेटस डाल रहा होगा कि भाई नहीं खाना चाहिए, फलाना नहीं खाना। तो मेरा कहने का ये कि आपको लगता है कि मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, नहीं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, हम लोग की पहुंच नहीं है, आपको मैं सीरियसली कहूं, हम लोगों की इतनी पहुंच नहीं बन पा रही कि हम इतनी चीज़ें कर पाएँ। आपकी बनेगी तो आपके माइंड भी कन्वर्ट होंगे और आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। पर वर्तमान में अभी आप ऐसे माहौल में हैं जहां बहुत रिच भी नहीं है, जहां हमारा सोसाइटी छोड़ने से हम बच जाएंगे। एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, जैसे मान लीजिए आप अभी अगर शादी करना चाहते हैं विद इन 7-8 ईयर्स, तो आपको अपनी जाति में करनी पड़ेगी। नंबर 1, अपने धर्म में और अपनी जाति में। आप अपने धर्म और जाति को तब छोड़ सकते हैं जब आपका 100 करोड़ रुपए का बिजनेस हो, जहां आपको ना अपने मोहल्ले वालों से फर्क पड़े, ना आपके पेरेंट्स के कुछ बोलने से फर्क पड़े। तो आप, जैसे मम्मी ने बोला कि अपने धर्म में करनी थी मम्मी को गिफ्ट गाड़ी एक, जैसे पापा ने बोला कि जाति थोड़ी दूसरी देखनी थी, एक पापा को गिफ्ट। ये जो गिफ्ट आती है ना, तो तू ठीक कर रहा है बेटा जो भी कर रहा है, पर चूंकि बेटा निकम्मा है, सोसाइटी को साथ लेके चलना है, तो सुननी पड़ेगी सोसाइटी की। मेरे कई नहीं, बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है आयशा टाकिया। आयशा टाकिया का हस्बैंड मुस्लिम, उसका पहला का रिलीजन उसके फादर का क्रिश्चियन। एक ही फैमिली में 4 धर्म रहते हैं उनके। क्यों रहते हैं? क्योंकि इंडिपेंडेंट है, भाड़ में जाए सोसाइटी, हमारा हम इसी में मरे रहते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा, सोसाइटी क्या और बोलेगी हमें। अगर किसी मुस्लिम लड़के से तुम शादी कर आओ ना, रात को डिस्कस हो रही होगी मोहल्ले के अंदर कि इसको दखल कर दें कि 2 दिन रहने दें, ये डिस्कशन हो रही होगी वहाँ पे। पर तुम काबिल हो ना, IAS हो, काम पड़ेगा तुमसे, तो फिर तुम्हारी जिस कास्ट की बहू आएगी गांव में, सबसे प्यारी बहू काउंट की जाएगी। चलिए आगे, रेस कहा हमने, लास्ट बात कह रहा हूँ मैं, रेस, रिलीजन कह दिया मैंने। रेस आई पर्सनली बिलीव इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं इम्पॉर्टेंट। रेस माने कलर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं के SP हैं, डिस्ट्रिक्ट चंबा के SP हैं मान लीजिए। चंबा तो सिंपल सा माहौल है बेचारा यहाँ पे। यूपी में ये बिहार मान लीजिए। अब बिहार में SP को कंट्रोल करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट पूरे का पूरा। सुबह सुबह न्यूज़ आती, किसी ने हाथ काट दिया, किसी लड़के ने लड़की को मार डाला, लड़की ने फलाना कर दिया, घर से भाग, फलाना 1000 ऑफ थिंग्स, जिसमें 10 मर्डर केस आए हैं। तो एक दिन में 10 मर्डर केस आए हैं, किसी ने किसको मारा, किसी ने किसको, 8 बंदों को मार डाला, फलाना फलाना। अब SP या जो SHO है, थाना प्रभारी, जिसके पास केसेस आए हैं कि 5 मर्डर हुए हैं, 2 रेप केसेस अटेम्प्ट हुए हैं, एसिड अटैक हो गया है, फलाना फलाना, इसके हेडेक हो रखी हुई है मैनेज करने में। ऐसे ही एक बंदा अंदर आता है और कहता है कि मेरे ताया ने मुझे सुबह काला कहा। तो ये थोड़ी सी, आई एम वेरी श्योर कि गुस्से में आया हुआ SHO कहेगा कि तू है काला। ये रियलिटी बोल रहा है, गलत चीज़ नहीं है, तू सच्ची में काला है। फ्रस्ट्रेशन में आके, क्योंकि ये किस तरह का भेदभाव बहुत बड़ा है। अरे काला कहा है तो तू भी काला कह दे, खत्म कर बात। कि तुम थाने आके पुलिस का टाइम बर्बाद कर रहे हो कि भी काला कहा। अब किसने कहा, क्यों कहा, कब जैसे कहा, कौन इसकी, तो इसमें प्रोसेस बहुत रेयर है। दैट इज द रीजन कि रेस के बिहाफ पे न्याय लेना मूर्खता है। जेंडर के बेस पे भी मूर्खता है। हाँ, जेंडर के बेस पे कुछ काम हो जाए, जैसे मान लो कि गर्ल्स को एंट्री ना दी जाए कि भी ये लड़की है तो ये अलाउ नहीं की जाएगी, पर कोई ऐसे कह दे कि तू तो लड़की है, लड़की है तो क्या कर लेगी, और आप थाने चले जाओ कि मुझे लड़की कह रहा, तो ये कोई नॉनसेंस है ना जी।
प्लेस ऑफ बर्थ, फिर वही मैंने कहानी कही है, मैं कह दूंगी ये जी ये आदमी जो है यहाँ के लोग होते ही ऐसे, इनको जॉब मत दिया करो। किसने कहा, किसको कहा, बड़ी चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, रिलीजन एंड कास्ट। यही दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके बिहाफ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। धर्म इतना गूढ़ा हो रखा हुआ है कि अगर रेप केस होता है तो ये नहीं देखा जाता है कि रेप केस हुआ क्यों, देखा ये जाता है कि पता करो कि लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू है क्या। अगर ऐसा है तो आग लगाना बड़ा आसान है कि जी उसने उसका खून किया या मर्डर किया, जो भी हुआ। और आप देखिएगा ज़्यादातर आपके पास जो केसेस पहुंचते हैं रेप केसेस के, वहाँ ज़्यादातर लड़का मुस्लिम, लड़की हिंदू होती है। समझ रहे इस कहानी को? ये इसलिए होता है कि वो केस जहां लड़का हिंदू था वो केस सर्कुलेट नहीं होगा, इसलिए कि मेजॉरिटी हिंदू है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? माने ऐसा नहीं है कि मैं माइनॉरिटी का साथ दे रहा हूँ, माइनॉरिटी भी कई बार फायदा उठा जाती है इसी चीज का। एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस सरकार, मैं क्योंकि स्टूडेंट है आप तो मेंशन कर देता हूँ मैं, कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा टिल्ट रहती है माइनॉरिटी की ओर, चाहे वो ठीक है चाहे वो गलत है। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। माने अगर एक क्राइम करेगा ना कोई मुस्लिम पर्सनैलिटी, तो अब देखिए बंट गई हैं, हिंदू माने बीजेपी, कांग्रेस माने फलाना, तो ये बंटवारा जो हो गया तो काम खराब है। एक अगर मुस्लिम समुदाय गलत भी होगा तब भी कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो टिल्ट रहती है उसकी तरफ थोड़ा सा, और लड़ाइयों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का साथ दो, लेकिन एक हद तक, मेजॉरिटी का भी साथ दो पर एक हद तक, लिमिट के अंदर रहनी चाहिए चीज़ें वो। तो ये सारी की सारी बातें जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसमें रिलीजन और कास्ट दो ही ऐसी चीज़ें हैं इसका भेदभाव बहुत ज़्यादा उठ के आएगा। बाकी सारी चीज़ें क्या है, बड़ी सिंपल है। HAS 2000 जो लास्ट ईयर 2022 का पेपर हुआ, जिसे 21 कहते हैं, वहाँ अनुच्छेद 15(4), 16(4) और अनुच्छेद 15(6), 16(6) पे सवाल आया था कि आर्टिकल 15(4), 16(4) क्या है, आर्टिकल 15(6), 16(6) क्या है। ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इन दोनों की डिस्कशंस करेंगे लेंथी वे में, सिर्फ 15-16 डिस्कस करेंगे। यूपीएससी का एक क्वेश्चन लगाना या HAS का एक क्वेश्चन लगाना, माने बहुत फायदा उठा लिया आप लोगों ने। तो कल मिलेंगे विद आर्टिकल 15 के क्लॉज और आर्टिकल 16 की क्लॉज। लास्ट दफा अनुच्छेद 12 पढ़ा हमने, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, पहला क्लॉज जो कहता है पहले वाले लॉज, 2 क्लॉज जो कहता है बाद वाले, आर्टिकल क्लॉज 3 कहता है उसका कि लॉ की डेफिनेशन क्या है, और 4 कहता है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इनके तहत जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। और 14 आया इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड ब्ला ब्ला। 15 के 5 क्लॉज, 16 के 6 क्लॉज कल डिस्कस करेंगे विद फुल एनर्जी। यहाँ फिनिश करेंगे आज।